Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of ancient history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एंशियंट हिस्ट्री से, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं इस लेक्चर सीरीज में। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स। तो अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स। और इसमें हम मौर्यास के बाद की जो इंडिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने आकर रूल किया, और बहुत इंडिया के जो कॉन्टेंट थे सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज से, उन स्टेट से, और साथ में सेंट्रल एशियन डायनेस्टीज़ ने जो इंडिया में आकर रूल किया, तो उन सभी के कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, कौन कौन सी किंगडम्स थी, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस लेक्चर सीरीज़ में। और लास्ट 23 ईयर्स में इसमें से 6 क्वेश्चन आए हैं। So it's a very important topic, and in future we are hoping that more questions will come from this topic because this is very important. But before starting, let me tell you that current affairs are also a very important part for UPSC prelims, और उसी के लिए हमने अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी 1 अप्रैल से, जिसमें कि 10th फुल लेंथ टेस्ट थे, एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट। इसीलिए हमने उसका बैच 2 स्टार्ट किया है, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मीन्स 500 MCQs। और ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रिंट भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें हमने इन सारे सोर्सेज को कवर किया है। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड कि जिस टाइम पर सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स हुए थे, जिस टाइम पर सेंट्रल एशिया से लोगों ने आकर इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया, उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की क्या सर्कमस्टेंसेस थी, क्या सिचुएशन थी। मौर्यास के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। मौर्यन एज के बाद जो है मौर्यास को सक्सीड किया था शुंगास ने, देन कानवास, देन सातवाहन्स। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज था मौर्यास का, दैट वर सक्सीडेड बाय दीज डायनेस्टीज। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट था मौर्यन डायनेस्टी का, दैट वाज सक्सीडेड बाय अ नंबर ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये इन्वेजन्स जो हैं वो कब स्टार्ट हुए, इन अबाउट 200 BC। और पहले कौन सी डायनेस्टी थी, पहले वो कौन से लोग थे जिन्होंने फर्स्ट हिंदू कुश को क्रॉस किया था और इंडिया में आए थे, दोज वर ग्रीक्स, एंड दे रूल्ड द बैक्ट्रिया रीजन। ऑलराइट, सो बहुत सारे इन्वेजन्स उस टाइम पर हुए थे, तो उसका कुछ रीज़न था। वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में ये इन्वेजन स्टार्ट हुए थे 200 BC में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि सेल्यूसिड एम्पायर जो था वो धीरे धीरे वीक होने लग गया था। तो ये सेल्यूसिड एम्पायर कहाँ पर था, बैक्ट्रिया में, और ईरान के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं जिन्हें पार्थिया बोला जाता है, तो इस एरिया में सेल्यूसिड एम्पायर का रूल था, और धीरे धीरे वो वीक होने लग गया। तो वहाँ के जो रूलर्स थे, दे स्टार्टेड इन्वेडिंग द इंडियन रीजन। उसके साथ साथ चाइना में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद जो साइथियंस थे वो जो है चाइनीज़ बॉर्डर से उनको हटा दिया गया था। जो पहले चाइनीज़ बॉर्डर पे चाइना में एंटर कर रहे थे, उनको चाइनीज़ बॉर्डर से हटा दिया गया। तो उनकी जो अटेंशन है दैट टर्न टुवर्ड्स द नेबरिंग ग्रीक्स एंड पार्थियंस। तो जब वो ग्रीक एंड पार्थियंस की तरफ साइथियंस आए, साइथियन ट्राइब आई, तो जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स हैं दे वर फोर्स टू इन्वेड इंडिया। तो साइथियंस ने जो है ग्रीक में आके अपना रूल जमाना शुरू कर दिया, और जो वहाँ के जो ग्रीक्स थे उन्होंने जो है इंडिया में इन्वेजन करना शुरू कर दिया। तो ये जो है 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सेंट्रल एशियंस इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे 200 BC में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू क्रॉस द हिंदू कुश। तो सबसे पहले हम ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। दे वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि हु वर द फर्स्ट डायनेस्टी और रूलर्स टू इन्वेड इंडिया, तो दोज वर ग्रीक्स, जिनको इंडो ग्रीक्स या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी बोला जाता है। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी BC, इंडो ग्रीक्स जो हैं उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का बहुत सारा पार्ट को कवर कर लिया था, मच लार्जर दैट कॉन्कर्ड बाय द अलेक्जेंडर। तो आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने जितना पार्ट कवर किया था उससे भी ज़्यादा इंडो ग्रीक्स ने कर लिया था। तो इट वॉज नॉट अ स्मॉल रीजन, उन्होंने जो है काफ़ी एरिया को कवर कर लिया था इंडिया के इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC। लेकिन ग्रीक्स की एक लिमिटेशन थी,
वो जो है दे फेल टू स्टैब्लिश यूनाइटेड रूल इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया पे ही ग्रीक्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, इंडिया के कुछ ही जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, लेकिन इट वाज अ लार्ज पार्ट जहाँ पर ग्रीक्स ने अपने रूल को स्टैब्लिश किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फेमस रूलर जो है इंडो ग्रीक के, दैट वाज मेनिंदर, जिनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही हैड हिज कैपिटल एट साकाल इन पंजाब एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि नागसेना जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्हीं की हेल्प से जो है मिलिंद ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। एंड देयर इज अ बुक कॉल्ड मिलिंद पनो जिसमें कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं दैट हैपेंड बिटवीन द मिलिंदर एंड द नागसेना। तो आपको ध्यान रखना है, मिलिंद पनो में क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं बिटवीन नागसेना एंड द मिलिंद। उसके बाद इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इश्यू कॉइन्स विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि स्पेशली किसी किंग को एट्रीब्यूट करते हुए कॉइन्स सबसे पहले किसने इशू किए थे, तो दे वर इंडो ग्रीक्स। और इंडो ग्रीक्स वर ऑल्सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स भी इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किए थे और इनका नंबर जो है कुशांश तक आते आते बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और भी इनकी स्पेशलिटी है कि जो ग्रीक रूल है दे इंट्रोड्यूस द फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो कौन से रूलर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, तो इट वाज ग्रीक रूल एंड दिस आर्ट वाज नॉट प्योरली ग्रीक। ऑलराइट, सो इसमें ग्रीक और नॉन ग्रीक दोनों ही मिक्स्ड फीचर्स को इंक्लूड करके हेलेनिस्टिक आर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो इंडिया में गांधार आर्ट है, जो मैंने आपके साथ आर्ट एंड कल्चर की टेम्पल आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया था और भी लेक्चर्स में डिस्कस किया है मैंने आपके साथ। सो गांधार आर्ट जो है दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हेलेनिस्टिक आर्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक्स इन इंडिया। और जो हेलेनिस्टिक आर्ट है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द महायान बुद्धिज्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है हेलेनिस्टिक आर्ट। सो दीज वर द ग्रीक्स। लेकिन ग्रीक्स के बाद आए इंडिया में शाकास। सो शाकास कंट्रोल्ड अ मच लार्जर पार्ट देन द ग्रीक स्टेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीक्स ने जितना भी पार्ट इंडिया में इन्वेड किया था, कवर किया था, उससे भी ज़्यादा पार्ट शाकास ने कवर किया था। एंड देयर वर 5 ब्रांचेस ऑफ द शाकास जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में थी। तो पहली जो ब्रांच थी दैट वाज सेटल्ड इन अफगानिस्तान। सेकेंड ब्रांच सेटल्ड इन पंजाब जिसकी कैपिटल तक्षशिला रखी थी उन्होंने। थर्ड ब्रांच थी मथुरा। फोर्थ ब्रांच थी वेस्टर्न इंडिया में। एंड फिफ्थ ब्रांच जो है अपर डेक्कन रीजन जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश थी। तो आप देख सकते हैं कि जो शाकास का एरिया था जो उन्होंने इंडिया में कवर किया था दैट वाज मच लार्जर, यानी डेक्कन तक जो है उनका एरिया एक्सटेंड हो चुका था। तो इससे आप आइडिया आपको हो सकता है कि बहुत ही लार्ज पार्ट में शाकास ने रूल किया इंडिया में। बट दे डिड नॉट मीट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम द रूलर्स एंड पीपल्स इन इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो इतने बड़े एरिया को कैसे इन्वेड कर पाए, क्योंकि उनको जो है इंडिया के रूलर्स और पीपल से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिली, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो हम जब शख्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो है कि 57-58 BC में देयर वाज अ किंग ऑफ उज्जैन कॉल्ड विक्रमादित्य हु फॉट अगेंस्ट द शाकास। और विक्रम संवत जो है, जो हमें कैलेंडर वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज में, तो विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य ने शुरू की थी फ्रॉम टू रैकन द इवेंट फ्रॉम हिज विक्ट्री ओवर द शाकाज इन 57 BC। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन ही वॉन ओवर द शाकाज इन 57 BC, उसी इवेंट को रैकन करने के लिए उसने विक्रम संवत की शुरुआत की है, एक एरा की शुरुआत की है उसी टाइम से, जो कि 57 BC से स्टार्ट होता है। उसके बाद मोस्ट फेमस जो हमारे पास शक रूलर था ही वॉज रुद्रदमन फर्स्ट। अगेन आपको पर्सनैलिटी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर एंशिएंट हिस्ट्री वाली वीडियो में भी बताया था। और रुद्रदमन जो फेमस है सबसे ज़्यादा फेमस है कि जो सुदर्शन लेक है उसका इम्प्रूवमेंट, उसका रिपेयरमेंट जो है वो रुद्रदमन फर्स्ट ने करवाया था। एंड ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। तो जो भी फॉरेनर्स इंडिया में सेटल हुए थे उनको संस्कृत से वो बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं जानते थे। संस्कृत जो है उनके लिए बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज थी। लेकिन रुद्रदमन फर्स्ट वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत एंड ही इश्यूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
क्योंकि उस टाइम पर जितने भी लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस होते थे वो ज़्यादातर वर कंपोज्ड इन प्राकृत, लेकिन इसकी स्पेशलिटी है कि फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेत संस्कृत जो है किसने करवाया था, रुद्रदमन फर्स्ट ने। सो फिर शाकास के बाद आए हमारे पास पार्थियंस। सो शाका डोमिनेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज फॉलोड बाय दैट ऑफ द पार्थियंस। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है जहाँ पर शक्स की डोमिनेशन थी वहाँ पर पार्थियंस ने फॉलो किया उनको। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम रूल्ड ओवर दिस कंट्री ऑन पैरेलल लाइन्स फॉर सम टाइम। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शक्स को पूरे ख़त्म ही हो गए थे तभी पार्थियंस की एंट्री हुई थी। कुछ टाइम के लिए जो है पार्थियंस और शाकास दोनों ने ही रूल किया था इंडिया में। तो कुछ पार्थियंस ने अटैक कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे, तो वो पोर्शन पार्थियंस ने कवर कर लिया था, और जो रिमेनिंग शाकास की बहुत बड़ा एरिया था वहाँ पर उन्होंने रूल किया। तो जो पार्थियंस थे दे लिव्ड इन ईरान फ्रॉम वेयर दे मूव टू इंडिया। और अगर हम ग्रीक्स और शाकास की कंपैरिजन में देखें तो पार्थियंस ने जो है स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई किया था इंडिया का, विच वाज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से रीजन पे पार्थियंस ने रूल किया था। इट वाज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और सबसे मोस्ट फेमस जो पार्थियन किंग है वो है गोंडोफर्नेस, इन हुज reign Saint Thomas is said to have come to India for the propagation of Christianity। तो सेंट थॉमस जो है इंडिया में किसके रेन के टाइम पर आए थे? इट वॉज द किंग गोंडोफर्नेस। ही वॉज द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग। सो पार्थियंस जो है उन्होंने स्मॉल पोर्शन में रूल किया था, तो दे वर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट एज कंपेरेटिव टू ग्रीक्स एंड शाकास। सो पार्थियंस को जो है फॉलो किया कुशान्स ने। कुशान्स को जो है यूचीज और तोचारियंस के नाम से भी जाना जाता है। एंड कुशान्स वर वन ऑफ द 5 क्लैंस इनटू विच द यूची ट्राइब वाज डिवाइडेड। तो यूची देयर वाज अ ट्राइब कॉल्ड यूची, और उनकी 5 क्लैंस थी। उनमें से एक क्लैन जो थी वो कुशान्स थी, जिन्होंने इंडिया में पार्थियंस के बाद जो है रूल स्टार्ट किया। और उनका जो एम्पायर है दैट वाज वेरी वेरी बिग। देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑक्सिस टू द गंगा, फ्रॉम खोरासन इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी इन यूपी। तो अगर आप इसको मैप में देखेंगे, एनसीईआरटी में इसका मैप गिवन है, तो आप देख सकते हैं वेरी लार्ज एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय द कुशान्स। सो देयर वर 2 सक्सेसिव डायनेस्टीज ऑफ द कुशान। तो पहली फर्स्ट डायनेस्टी जो थी दैट वाज फाउंडेड बाय अ हाउस ऑफ चीफ हु वर कॉल्ड केटफाइसिस। तो इसके 2 किंग्स थे। फर्स्ट वाज केटफाइसिस फर्स्ट, जिन्होंने जो है हिंदू कुश का जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर कॉइन्स इशू किए थे। तो उनके जो कॉइन्स मिलते हैं हमें उनके बारे में पता चलता है, वो पता चलता है कि हिंदू कुश के साउथ में कॉइन्स मिलते हैं केटफाइसिस फर्स्ट के। और सेकंड जो किंग था दैट वाज केटफाइसिस 2, who issued a large number of gold money and spread his kingdom east of the Indus। तो इससे आप इन दोनों की जो एरिया है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी हु वर कॉल्ड केटफाइसिस। उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी थी दैट वाज ऑफ कनिष्क। सो कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर। आपने इसके जब भी आप बुक्स के बारे में कुशान के बारे में बुक्स में पढ़ते हैं तब भी कनिष्क स्टैंड्स आउट। कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर। और हिस्ट्री में जो है ये 2 रीजन्स की वजह से जाना जाता है। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ही स्टार्टेड अ न्यू एरा इन AD 78, जिसको शक एरा नाम से जाना जाता है। और इंडियन जो गवर्नमेंट कैलेंडर यूज़ करती है वो इसी कैलेंडर को यूज़ करती है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कनिष्क एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज टू बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म को बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनेज एक्सटेंड किया कनिष्क ने। ऐसा इससे पहले किसी और फॉरेन रूलर ने नहीं किया था। इनफैक्ट जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्क इन कश्मीर, जहाँ पर महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है उनको फाइनलाइज किया गया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में मैंने आपको बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। एंड ही वाज आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। तो बुद्धिज़्म के साथ साथ इन्होंने जो है संस्कृत लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। एंड द सक्सेसर्स ऑफ कनिष्क जो है उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 230 AD तक रूल किया। ऑलराइट, एंड द कुशान एम्पायर इन अफगानिस्तान एंड द एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस वाज सप्लाइड इन द मिड 3rd सेंचुरी बाय द ससानियन पावर। तो जो अफगानिस्तान का एरिया था और इंडस के वेस्ट का जो एरिया था वहाँ पर जो है कनिष्क के बाद कौन से पावर आ गई थी? सासानियन पावर ने वहाँ पर आके अपना स्टैब्लिशमेंट और ऑक्यूपाई कर लिया था उस एरिया को। ऑलराइट,
सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट कि किन किन डायनेस्टीज़ ने, किन किन रूलर्स ने जो है सेंट्रल एशिया से आके इंडिया में रूल किया था। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट की वजह से इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। ऑल राइट, सो सेंट्रल एशियन पीपल जो है जब वो इंडिया में आए तो उसकी वजह से क्या है, इंडिया रिसीव्ड अ गुड डील ऑफ गोल्ड फ्रॉम द अल्टाई माउंटेन्स इन सेंट्रल एशिया। तो अल्टाई माउंटेन्स जो है सेंट्रल एशिया के, वहाँ से जो है गोल्ड भी अपने साथ लेकर आए थे सेंट्रल एशियन पीपल। तो इंडिया रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एट दैट टाइम। साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कुशान्स कंट्रोल द सिल्क रूट। तो अभी तक सिल्क रूट पे किसने कंट्रोल किया हुआ था, इंडिया की किस डायनेस्टी ने, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक यूपीएससी में, लेकिन आई होप कि फ्यूचर में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में सिल्क रूट जो है वो चाइना ने भी इसको फिर से रिफॉर्म किया है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए सिल्क रूट से रिलेटेड जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो कुशान्स जो हैं दे कंट्रोल द सिल्क रूट विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड दैट ऑल्सो पास थ्रू देयर एम्पायर। सो दिस रूट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू द कुशान्स, और इसी की वजह से जो है वो लार्ज प्रॉस्पेरस एम्पायर जो इंडिया में इस्टेब्लिश कर पाए, वो यही रीज़न है कि दे कंट्रोल द सिल्क रूट, क्योंकि ट्रेडर्स से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा टोल्स मिलते थे, तो उसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और उसकी वजह से दे एस्टैब्लिश अ लार्ज प्रोस्पेरस एम्पायर इन इंडिया। और थर्ड हमारे पास पॉइंट है कुशान्स ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चर। तो हमें आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस मिलते हैं लार्ज स्केल इरिगेशन के पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, एज वेल एज इन वेस्टर्न सेंट्रल एशिया दैट बिलोंग टू द कुशान पीरियड। तो उससे हमें पता चलता है कि कुशान्स ऑल्सो प्रमोटेड द एग्रीकल्चर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे कि पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा सेंट्रल एशियन पीपल का। सो सेंट्रल एशियन कॉन्करर्स इम्पोज देयर रूल्स ऑन न्यूमरस पैटी नेटिव प्रिंसेसेस। ऑल राइट, तो इंडिया में जो छोटे छोटे नेटिव प्रिंसेसेस थे उन पर सब पे जो है सेंट्रल एशिया कांग्रेस ने आके अपना रूल इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से जो है इंडिया में फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया में जो है फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, वो हुआ जब सेंट्रल एशियन पीपल जो है उन्होंने इंडिया में आके रूल करना शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है शकाज और कुशान्स जो थे दे ऑल्सो स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप। साथ में उन्होंने सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो जो पूरा एम्पायर था उनको डिफरेंट सत्रप में डिवाइड कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी गवर्नेंस को इम्पोज करते थे और एग्जीक्यूट करते थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्यूरियस प्रैक्टिस जो है वो सेंट्रल एशियंस लेकर आए थे, दैट वाज हेरिडिटरी डुअल रूल। तो एक किंगडम पे जो है दो किंग्स एक साथ रूल करते थे। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है दिस वाज आल्सो brought by Central Asian people in India, and Greeks also introduced the practice of military governorship. They appointed their governors called strategos. तो जो governors को Central Asian अगर डिक्शनरी में देखा जाए, जैसे keywords में भी पूछा जाता है, तो जो strategos हैं they were the appointed governors and they also introduced the practice of military governorship. All right. देन अब हम देखेंगे कि क्या क्या रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए थे उस टाइम पर। तो सम ऑफ द फॉरेन रूलर्स वर कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म विच मीन्स वर्शिप ऑफ विष्णु। ऑलराइट, तो बहुत सारे जो फॉरेन रूलर्स थे, जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, बहुत सारे फॉरेन रूलर्स ने जो है वैष्णविज्म में कन्वर्ट कर लिया था। और एक ग्रीक एम्बेसडर जिनको हीलियोडोरस नाम से जाना जाता है, ही सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ वसुदेव विच इज़ द नेम ऑफ विष्णु गॉड नियर विदिशा अराउंड 2nd सेंचुरी BC। तो इस हद तक उन पर वैष्णविज्म का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था फॉरेन रूलर्स पे कि उन्होंने विष्णु गॉड के ऑनर में एक पिलर भी इस्टेब्लिश किया था नियर विदिशा अराउंड 2nd सेंचुरी BC। और कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज़्म को भी अडॉप्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का इन्फ्लुएंस था सेंट्रल एशियन पीपल पे। दो रिलीजन जो है वो जनरली उनका इन्फ्लुएंस था, वन वाज वैष्णविज्म एंड अनदर वाज बुद्धिज़्म। तो फेमस ग्रुक रीलर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेंदर जो थे ही बिकेम अ बुद्धिस्ट अंडर दी बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना। एंड कुशान रूलर्स ऑल्सो वर्शिप बोथ शिवा एंड द बुद्धा एंड और इन्हीं दो गॉड्स की जो इमेजेस हैं वो हमें
कुषाण कॉइन्स पर देखने को भी मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पर जो है महायान बुद्धिज्म जो है उसका ओरिजिन हुआ था। इससे पहले जो है बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं था, बुद्धिज्म वाज ओनली अ सिंगल फिलॉसफी। लेकिन इस टाइम पर जो है महायान बुद्धिज्म का धीरे धीरे ओरिजिन होना शुरू हुआ। सो इंडियन रिलीजन्स अंडरवेंट मैनी चेंजेस इन पोस्ट मौर्य टाइम्स। तो पहले जो बुद्धिज्म के बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आया मॉडर्न एज के बाद। उसका रीज़न क्या है कि सेंट्रल एशिया से जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है इंडिया में आए, तो उनकी जो है डिफरेंट फीचर्स थे, डिफरेंट उनकी हैबिट्स थी। जैसे फॉरेनर्स जो थे दे यूज टू ईट नॉन वेजिटेरियंस, तो उसी की वजह से फॉरेनर्स को बुद्धिज्म में इंक्लूड करने के लिए जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने नॉन वेजिटेरियंस जो थे उन फॉरेनर्स को भी इंक्लूड कर लिया था बुद्धिज्म में। साथ में दे ऑल्सो एक्सेप्टेड गोल्ड एंड सिल्वर एंड वोर एलैबोरेट रोब्स। तो इससे पहले जो बुद्धिज्म के जो भी मॉन्क्स थे दे यूज टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, उनके जो क्लॉथ्स वगैरह उन पर कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब फॉरेनर्स इंडिया में आए तो एलैबोरेट रोब्स, गोल्ड, सिल्वर, इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा बुद्धिज़्म में। साथ में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं दे ऑल्सो रिनंशिएटेड एंड रिज्यूम द हाउस होल्डर्स लाइफ। तो उन्होंने जो है वो मॉन्क की जो लाइफ थी उसको छोड़कर जो है हाउस होल्ड लाइफ भी वो जीने लग गए। तो ये वाली जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बाहर के लोगों के आने से जो बुद्धिज्म में इंक्लूड हो गई थी, इसको एक डिफरेंट ब्रांच का नाम दे दिया गया विच वॉज कॉल्ड महायान बुद्धिज्म, मीन्स ग्रेट व्हील। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो बुद्धिज्म था इट वाज महायान बुद्धिज्म। और इससे पहले जो प्योर बुद्धिज्म था जो पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा था उसको जो है हीनयान बुद्धिज्म का नाम दिया गया। सो ये जो सारे इन्फ्लुएंस हैं ये सेंट्रल एशियन पीपल के हुए रिलीजियस डेवलपमेंट्स पर। अब हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर उनकर क्या क्या इम्पैक्ट हुए। सो बहुत सारे जो ग्रीक टर्म्स हैं वो हमें मिलते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स की बात कही गई है। तो प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में अवेयर थे जो सेंट्रल एशियन पीपल थे। साथ में जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है दैट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आइडियाज़। और जो ग्रीक टर्म है ड्रैकमा दैट केम टू बी नोन एज ड्रामा इन इंडिया। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा सेंट्रल एशियन पीपल का। वो एक न्यू कंसेप्ट लेकर आए थे जिसे ग्रीक आइडियाज़ बोला जाता है, और उससे जो है इंडियन आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इन लेटर टाइम्स। सो दिस वर ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन पीपल इन इंडिया। अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। So this question came in the prelims of 1999 and the question is the Indo-Greek kingdom set up in North Afghanistan in the beginning of the 2nd century BC was Bactria, Scythia, Zedratia और Aria। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंडो ग्रीक किंगडम है नॉर्थ अफगानिस्तान में जो सेटअप थी दैट एरिया वाज नोन एज बैक्ट्रिया, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1997 and the question is Milind Pano is in the form of a dialogue between the king Menander and the Buddhist monk Nagsena, Nagarjun, Nagbhat and Kumaril Bhatt। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किंग मेनिंदर वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द इंडो ग्रीक डायनेस्टी, और उन्होंने जो है बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। और उसी पर बेस्ड जो है उनके डायलॉग जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो एक बुक में मेंशन है दैट इज कॉल्ड मिलिंद पनो। सो हमारा आंसर जो है हमसे बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में पूछा गया है। सो ही वॉज नागसेना, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1998 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, फर्स्ट इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोड जो है करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। सो फर्स्ट है असर्शन स्टेटमेंट विच इज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बियर्स द मार्क ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंडो ग्रीक्स हैं उन्होंने जो है हेलेनिस्टिक आर्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और उसी का ही बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। बहुत सारे टेम्पल्स में भी इसको यूज़ किया गया है। सो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट।
उसके बाद हमारा रीज़न स्टेटमेंट है कि हीनयान फॉर्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आर्ट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आर्ट, और उस बुद्धिज़्म से इस आर्ट में इन्फ्लुएंस हुआ है, तो रीज़न स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1998 and the question is, many of the Greeks, Kushans and Shakas embraced Buddhism rather than Hinduism because, तो हम जब मैंने आपको रिलीजन इन्फ्लुएंस के बारे में बताया था तो वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रीक्स, कुशान और शक्स जो रूलर्स हैं उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था और बहुत कम थे जिन्होंने हिंदुज़्म को अडॉप्ट किया। तो इसका रीज़न क्या है? हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। सो फर्स्ट है, बुद्धिज़्म वॉज इन द एस्केंडेंट एट दैट टाइम। सेकेंड, दे हैड रिनाउंस्ड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस। थर्ड है, caste ridden Hinduism did not attract them, and fourth है, Buddhism provided easier access to Indian society। तो ये सारे जो रूलर्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो बुद्धिज़्म है उसने फॉरेनर्स को इंक्लूड करने के लिए अपने रूल्स में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए थे, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर लिया था जो पहले इंक्लूडेड नहीं थी, जैसे नॉन वेजिटेरियंस फॉरेनर्स को इंक्लूड कर लिया था। उसी तरीके से जो हाउस होल्ड लाइफ है उसको भी शामिल कर लिया गया बुद्धिज़्म में। तो इस तरीके की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गई थी, इसकी वजह से एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म भी इवन इवॉल्व हो गई विच वॉज कॉल्ड महायान बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म की जो है बुद्धिज़्म में एंटर होना बहुत ज़्यादा ईजी था उस टाइम पर इन कंपैरिजन विद अदर रिलीजन्स, बिकॉज बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गया था उस टाइम पर, और इन फॉरेन रूलर्स ने बुद्धिज़्म को इसलिए भी अडॉप्ट कर लिया क्योंकि इससे ईजियर एक्सेस मिल गया था इंडियन सोसाइटी में उनके लिए, सो दैट जो इंडियन जो कॉमन पीपल थे जो इंडिया में रिजाइड करते थे वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ बुद्धिज़्म प्रोवाइडेड ईजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्ट कहीं भी स्टेटमेंट मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई है कि किस तरीके से जो है बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया जो सेंट्रल एशिया के रूलर्स थे उन्होंने। तो उसी से ही हमें जो है डिड्यूस करना है आंसर कि उस पूरे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसका क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, और उसी पर बेस्ड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question came in the prelims of 2000 and the question is, the practice of military governorship was first introduced in India by the Greek, Shaks, Parthians and Mughals। तो ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन, और डायरेक्टली एनसीईआरटी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट एक लाइन में गिवन है कि ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द मिलिट्री गवर्नरशिप इन इंडिया, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। Now let's move forward to our next question. This question came in the prelims of 2006 and the question is, with reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? तो जैसा कि मैंने आपको how to prepare ancient history वाली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ो एंशियंट हिस्ट्री में तो सबसे पहले आपको उसका टाइम पीरियड यानी उसकी क्रोनोलॉजी क्या है वो सबसे पहले जाननी है, सो दैट इस तरीके के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी बहुत बार पूछती है और इन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताए थे सारे रूलर्स के बारे में जो भी सेंट्रल एशिया से आए थे, जो भी डायनेस्टीज आई थी, तो सबसे पहले जो इंडिया में सबसे हिंदू कुश जो क्रॉस किया था देयर वर द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स वर द फर्स्ट। तो अगर हमें पता है कि ग्रीक्स वर द फर्स्ट तो हम सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर रिमेन विद 2 ऑप्शंस ए और बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीक्स आए, उसके बाद जो है इंडिया में शक्स आए और उसके बाद कुशान्स आए। तो इस तरीके से जो हमारी क्रोनोलॉजी है वो ऑप्शन ए से मैच करती है, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। सो इट्स वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी गिवन है और इस लेक्चर में भी मैंने आपको ईजिली एक्सप्लेन किया है कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी ने उनको सक्सीड किया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक टाइमलाइन बनी होनी चाहिए हर एज की कि मॉडर्न एज में पहले कैसा हुआ, देन उसके बाद सेंट्रल एशियन जो पीपल आए उनकी किस तरीके से टाइमलाइन है। ये अगर आपके दिमाग में इस्टेब्लिश्ड है तो आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट से, वो सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही चैप्टर से सॉल्व किए जा सकते हैं, विच इज़ गिवन इन द क्लास 11th एंशियंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, ओल्ड वन। ऑलराइट, तो इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री के लिए। आप
उनको बिटवीन द लाइंस पे आपको पढ़ना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे क्या कहना चाह रहा है, क्या कंक्लूजन क्या है, क्योंकि उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। एंड आई होप कि हमारी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। एंड थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में जो है हम गुप्ता एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।